गैरसैंण में सीएम धामी ने बच्चों संग मनाया फूलदेई लोक पर्व। बाल पर्व के रूप में संस्थागत तौर पर मनाया जाएगा फूलदेई, सीएम धामी ने की घोषणा। विधानसभा में बजट सत्र का आज चौथा दिन प्रश्नकाल के साथ हुई शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दिए जवाब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया विधानसभा परिसर का भ्रमण। भराड़ीसैंण के मुख्य मार्ग पर सफाई कर रहे कर्मचारियों से की बातचीत, स्थानीय समस्याओं की ली जानकारी। अब ऐप के जरिए गड्ढा मुक्त होगी उत्तराखंड की सड़कें, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने की घोषणा। गड्ढों की फोटो खींचकर आमजन कर सकेंगे शिकायत। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। भराड़ीसैंण के मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों संग फूलदेई का पर्व मनाया। बच्चों ने पारंपरिक मंगल गीतों के साथ रंग बिरंगे प्राकृतिक पुष्पों की वर्षा की। सीएम धामी ने सभी को इस पावन पर्व की शुभकामना देते हुए कहा कि किसी भी राज्य की संस्कृति एवं परंपराओं की पहचान में लोक पर्वों की अहम भूमिका होती है। हमें अपने लोक पर्वों और लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। इस मौके पर सीएम ने बच्चों को लोक संस्कृति और लोक परंपराओं से जोड़ने के लिए फूलदेई को बाल पर्व के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। फूलदेई पर्व हमारा एक प्रकृति के संरक्षण का भी पर्व है, प्रकृति के मैं कहूँ कि उल्लास का पर्व है और खुशी का पर्व है। और ये हमारी सांस्कृतिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है। इसलिए मैं सबसे पहले तो इस पर्व पर सभी को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सबके जीवन में ये फूलदेई पर्व, जिस प्रकार से फूलदेई पर्व पर हमारे सारे पुष्प जो है पूरी तरह से खिले होते हैं और प्रकृति भी खिली होती है। क्योंकि सच मानिए तो इस समय में जब फूलदेई पर्व मनाया जाता है और इसी के आसपास हमारा जो भारतीय नववर्ष है वो नववर्ष भी प्रारंभ होता है, तो निश्चित रूप से जो सूर्य की ऊर्जा है उसमें है वह भी और अधिक नज़दीक जो है पृथ्वी के पहुंचती है। ये पर्व हमारे लिए सांस्कृतिक रूप से हमारी संस्कृति से जुड़ने के लिए ये बहुत महत्व का पर्व है और इसलिए हमने इस फूलदेई पर्व को बाल पर्व के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है कि आगे आने वाले वर्षों में ये बाल पर्व के रूप में मनाया जाए। हरिद्वार के ज्वालापुर थाना क्षेत्र से ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल घर बैठे पैसे कमाने का झांसा देकर एक युवक से 8 लाख रुपए की ठगी की गई, जिसके चलते युवक ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अंकित ने बताया कि उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था जिसमें उसे ऑनलाइन नौकरी कराने का ऑफर दिया, जिसके लालच में आकर अंकित ने पहले 1500 रुपए निवेश के लिए दिए। इसके एवज में कुछ दिन बाद उसके खातों में 2780 रुपए आ गए, जिसके बाद कंपनी पर विश्वास होने पर अंकित ने करीब 8 लाख रुपए का निवेश कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गुप्ता द्वारा थाने आकर के सूचना दी गई कि उनके साथ ठगी हो गई है, जिसमें व्हाट्सएप पे उनको एक मैसेज आता है जिसमें अत्यधिक धनराशि कमाने हेतु ऑफर दिया जाता है, जिसके लालच में आकर के वादी द्वारा उस पर अपने आप को एनरोल किया जाता है। एक आईडी बनाई जाती है, कुछ वेबसाइट्स उसका नाम उनके द्वारा बताया जाता है, ईबे क्रिप्टो नाम से कुछ वेबसाइट्स उनको बताई जाती है। इस पर आकर के वादी द्वारा अपनी आईडी बनाई गई और वहाँ पे कुछ धनराशि अपलोड की गई। क्योंकि जैसे ही उन्होंने धनराशि अपलोड की तो उनको परिणाम स्वरूप कुछ अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हुई। इस लालच में आकर के वादी द्वारा अन्य और धनराशि उसमें एड ऑन की जाती रही। जब एक सीमा ऐसी आई जिसपे उनको लगा कि हाँ अब मैं और इसमें अतिरिक्त धन कमा सकता हूँ, इस माध्यम से उनके साथ मतलब वो गेम खेला जा रहा था, उन लोगों ने उसको ब्लॉक कर दिया और वो धनराशि अपने अकाउंट में क्रेडिट कर ली और वादी का पूरा इसमें नुकसान हो गया। तो इसके तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना अभी प्रचलित है। उत्तरकाशी में पीआईबी ने एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों में चल रही योजनाओं की जानकारी मीडिया कर्मियों से साझा की गई। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने कार्यशाला में कृषि, स्वास्थ्य, जल निगम, ग्राम्य विकास समेत दूसरे विभागों की जानकारी सिलसिलेवार दी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इस साल 1864 आवास मंजूर हुए हैं, जिनकी किश्त जल्द ही हितग्राहियों के खातों में डाल दी जाएगी। पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में उत्तरकाशी जिला प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर है। उत्तरकाशी में उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देने के लिए सैकड़ों युवा ने पदयात्रा निकाली, जिसमें नकल विरोधी कानून पारित करने के लिए धामी सरकार को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर जिला महामंत्री ने बताया कि राज्य में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून को लेकर आए हैं, जो नकल माफियाओं को जड़ से खत्म करने में मददगार साबित होगा। वहीं मुरारी लाल भट्ट ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। हम माननीय प्रदेश सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उत्तरकाशी भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने नकल अध्यादेश अपने मेधावी जो छात्र हैं उनको नौकरी में लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को जेल की सलाखों के पीछे धामी जी की सरकार ने लाया है, रखा है। हम धामी जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उत्तरकाशी के लोग धन्यवाद अदा करते हैं। गैरसैंण में बजट सत्र के चौथे दिन भी विधानसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने कार्यवाही शुरू होते ही 2 दिन पहले सदन से निलंबित हुए विधायकों का मुद्दा उठाते हुए विधायकों के निलंबन की कार्यवाही को पूरी तरह से गलत बताया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस मुद्दे को उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने बजट को निराशाजनक भी बताया है। देहरादून का दून अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। मेडिकल अस्पताल से हटाए गए संविदा कर्मचारियों पर नौकरी का संकट छा गया है, जिसको लेकर संविदा कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोविड के दौरान समस्त कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। अब वो मार्च का समय ऐसा आता है कि समस्त कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है और फिर कर्मचारी धरने पे बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, फिर उनको दोबारा ले लिया जाता है। ये उसी प्रकार का संकट है। कल हमारे लेटर प्राप्त हुआ कि 15 मार्च को समस्त कर्मचारियों का सेवा समाप्त कर दिया गया है, जबकि आगे जो रीजॉइनिंग है इसके लिए कोई लेटर प्राप्त नहीं है अभी तक। यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं कि समस्त कर्मचारियों की जो बहाली है वो दोबारा ले लिया जाए। जल्दी से जल्दी अगर हो सके तो 1 दिनों में आदेश निकालकर समस्त कर्मचारियों की बहाली कर दिया जाए। अगर इस तरह से चलता रहेगा तो कहीं न कहीं व्यवस्थाएं चरमराएंगी और जो कर्मचारियों का भविष्य है कहीं न कहीं संकट में घिरा रहेगा। कर्मचारी अगर बाहर है तो दिक्कत किसको है? शासन को तो है नहीं, प्रशासन को है नहीं, मरीजों को दिक्कत है। रुड़की के रोडवेज बस अड्डे पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने खाद्य विभाग की टीम के साथ छापामार कार्यवाही की। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बस अड्डे पर बिकने वाले ब्रेड, पकोड़ा, कुल्फी आदि की दुकानों पर जांच की। जांच के दौरान कई दुकानों पर एक्सपायर्ड सामान प्राप्त हुआ। साथ ही दुकानों के आसपास काफी गंदगी भी दिखाई दी, जिस पर जांच टीम ने दुकानदारों को जमकर फटकार लगाई, साथ ही नोटिस की कार्यवाही भी की। इसके बाद जांच टीम ने रोडवेज पर स्थित पंजाबी ढाबे पर जांच की, जिसमें ढाबे पर एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक्स प्राप्त हुई। जांच टीम ने पंजाबी ढाबे को भी नोटिस जारी कर दिया है। निरीक्षण करा था शॉप्स का, और जो यहाँ पे कुछ आइसक्रीम और कुल्फ़ी वगैरह बनाते थे। तो जो कुल्फ़ी वाली शॉप थी तो वहाँ पे हमें देखा बहुत ही गंदगी थी और कुछ एक्सपायर्ड माल भी था, जो हमने तत्काल सीज करा। उनको फूड सेफ्टी के द्वारा नोटिस भी दिया गया है। इसके अलावा भी हमने जो सिलेंडर यूज़ कर रहे थे, नॉन कमर्शियल सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर यूज़ कर रहे थे, वो भी सीज़ करा हमने शॉप से। और जैसे यहाँ पंजाबी ढाबा में हम आए थे तो यहाँ पे भी काफ़ी एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक की बोतल और ये सारी चीज़ें मिली, तो वो सारी हम सील करके इनको नोटिस इशू कर रहे हैं। आगे भी इसकी तरह कार्रवाई करते रहेंगे। जो भी मटेरियल जो यात्रियों को मिलेगा, लोगों को मिलेगा, वो एकदम साफ़ सुथरा मिले और बिल्कुल हाइजीनिक मिले। तो यही देखने के लिए हम ये निरीक्षण कराएं और जो खामियां पाई गई है उनको हम नोटिस भी इशू करेंगे। प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर अब पीडब्ल्यूडी विभाग अभियान चलाने जा रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि जल्द ही विभाग एक ऐप लॉन्च करेगा, जिस पर आम जनता भी गड्ढे की फोटो डाल सकेगी और अपने क्षेत्र को गड्ढा मुक्त बनाने में सरकार की मदद कर सकती है।
उत्तराखंड की सियासत में एक तरफ गैरसैंण में सदन के अंदर विपक्ष की नारेबाजी से सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई, तो वहीं अब सत्ताधारी बीजेपी अपने विकास कार्यों और नवनिर्मित अध्यादेश के मद्देनजर रैली निकालकर प्रदेशवासियों के दिल में जगह बनाने में जुटी हुई है और इसे लेकर प्रदेश की टॉप लीडरशिप भी इसकी रणनीति पूर्व में तैयार कर चुकी है। लक्सर में बीजेपी ने नकल विरोधी अध्यादेश के पक्ष में रैली का आयोजन किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद जताया, जिसमें बीजेपी नगर मंडल क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा कई संगठन शामिल हुए। इसका कितना बढ़िया हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि नकलियों की जो काला कानून था, ये अध्यादेश जो पास किया गया है, ये अध्यादेश इसलिए पास किया गया है कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हमारे बच्चे मेहनत करेंगे। नकल करके पास होना बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। आज हम सब लोग इसका समर्थन में आज हम पैदल मार्च निकाल रहे हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़ें और हम अच्छे अपने देश को आगे बढ़ाएं, शिक्षावान हम शिक्षा दें। सितारगंज में जिला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। नगर पालिका और जिला प्रशासन की टीम ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। टीम ने अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही करते हुए चालानी कार्यवाही भी की, साथ ही दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी। दरअसल प्रशासन ने दुकानदारों को 2 दिन पहले ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। सभी लोगों को, व्यापार मंडल को भी अवगत करा दिया गया था कि जो भी दुकानदार हैं वो अपने आगे ठेले और छोटी छोटी दुकानें लगा के उनसे वसूली कर रहे हैं, तो ऐसा न किया जाए। इसी के क्रम में आज हमने जो अभियान चलाया है, जो भी दुकानदार अपने आगे ठेले खड़े करा रहे हैं उनसे कटे ले रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसके अतिरिक्त जिन्होंने सरकारी जमीनों को भी कब्जा किए हुए हैं। चमोली के गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने तोड़फोड़ की, जिसके विरोध में कोटीद्वार में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। कांग्रेस विधायकों के इस हंगामे के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी की। विधानसभा है, ये लोकतंत्र का मंदिर है और ये जो उत्तराखंड है ये एक शांति प्रिय प्रदेश है। ये बाहुबलियों का या गुंडाओं का प्रदेश नहीं है। पहली महिला विधानसभा स्पीकर ऋतुकुंडुरी भूषण, ये हमारे कोटद्वार का गौरव है, हमारे उत्तराखंड का गौरव है। वो ये सोचते हैं कि जनता इससे खुश होगी, वो जनता का पक्ष रख रहे हैं, वो ये इनकी गलतफहमी है। जैसे उनको लग रहा था कि वो सत्ता से बाहर हुए हैं, अगली बार मुझे लगता है कि वो 3-4 ही रह जाएंगे जिस तरीके से वो कर रहे हैं। तो ये जनता का पैसा है जो उन्होंने बर्बाद करा है। ये एक सत्र को जो है ऑर्गेनाइज करने में इतना खर्चा होता है और वहाँ पे काम की बातें होनी चाहिए, प्रदेश के विकास की बातें होनी चाहिए, पर ये बाहुबल का प्रयोग, ये गुंडाई दिखाना, जनता से बिल्कुल नाराज है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश प्रवक्ता विपिन और राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गुसाई भी जनसंपर्क कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और उससे पूर्व जनसंघ के समय के जो पुरातन कार्यकर्ता है, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी हो या जनसंघ हो, ऐसे कार्यकर्ताओं को हम सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और सम्मानित करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आज की नई पीढ़ी है वो जाने कि जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उन्होंने किस तरीके से संगठन को खड़ा किया। आज जो विशाल पार्टी दिखाई देती है और कई राज्यों में हमारी सरकारें दिखाई देती हैं, वो सब उन्हीं के मेहनत का फल है जो आज हमको दिखाई देता है। और उनको सम्मान करके हम नई पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि जो पुराने कार्यकर्ता उनका सम्मान करना चाहिए। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गैरसैंण विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने कल 77,407 करोड़ का बजट पेश किया। बता दें कि इस बार बजट में पिछले साल के मुकाबले 18.5% की बढ़ोतरी की गई है। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा, युवा कल्याण, समाज कल्याण,
पीडब्ल्यूडी सहित कृषि क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया गया है। महिलाओं के उत्थान और स्वरोजगार पर भी बजट में जोर दिया गया है। बजट में उद्यान विभाग के लिए 815 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 44 करोड़ और पर्यटन के लिए 302 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगर शिक्षा और युवा कल्याण की बात करें तो इस बार 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई है, जबकि कृषि के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य के लिए इस बार 4,000 करोड़ से ज्यादा और अटल आयुष्मान के लिए 44 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह बजट जो हमारा संकल्प है, संकल्प नए उत्तराखंड का, उसको साकार करने वाला बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से समावेशी है, होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, उद्यान है, पर्यटन है, ऊर्जा है, शिक्षा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और विशेषकर से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, जहां एप्पल मिशन में इसमें बजट का कई गुना पहले के मुकाबले प्रावधान किया गया है, वहीं कीवी मिशन में किया गया है, तिमूर में किया गया है, दालचीनी में किया गया है और 50,000 पॉली हाउस बनाने के लिए उद्यान में इसके लिए अलग से धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ये पूर्ण रूप से सशक्त उत्तराखंड और विकल्प रहित संकल्प उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का, उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। पहली बार इस बजट में हर विभाग का विस्तृत रूप से कहीं न कहीं विस्तृत रूप से सभी विभागों को इसमें समाहित किया गया है। और 2025 जो हमारा स्थापना का 25वां वर्ष पूरा होगा, रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे, उस समय हम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हों, यह भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। 5 सालों में जीएसटीपी हमारी दुगनी हो, वह भी इस बजट में प्रावधानित है। साथ ही साथ जो कुल व्यय इस बजट में 77,407 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% की इसमें वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से राज्य के स्वयं के संसाधनों से जो कुल प्राप्तियां हैं 24,744, गत वर्ष के सापेक्ष 18.44% की इसमें भी वृद्धि हुई है। और राजस्व अधिवेश में 4,309 करोड़ का राजस्व अधिवेश इस बजट में प्रावधानित है। पूंजीगत परिव्यय में भी वृद्धि हुई है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ की सुविधाएं हमारी प्राथमिकता में है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की है, उस योजना का 100% लाभ यहाँ पर उत्तराखंड के कार्ड धारकों को मिल रहा है और इसलिए हमने 400 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान भी किया है। सड़क हमारी प्राथमिकता है और सड़कें हमारी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है और 700 करोड़ रुपए की धनराशि तो केवल सड़क सुरक्षा के लिए ही प्रावधानित की गई है। जोशीमठ को बचाना और जोशीमठ को फिर से एक नए स्वरूप में खड़ा करना, ये हमारा संकल्प है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी लगातार जोशीमठ को लेकर उनकी चिंता है। लगातार वो स्वयं भी वहाँ से जानकारी करते हैं और भारत की सरकार ने भी हर संभव हमको जो है सहायता का आश्वासन दिया है और एनडीएमए की रिपोर्ट कंपाइल हो रही है। वो रिपोर्ट कंपाइल होकर हम भारत सरकार को एक निवेदन भी करेंगे, लेकिन हमने राज्य की तरफ से जो बुनियादी चीज़ें प्रारंभ की हैं, जैसे कि अभी जो घरों के लिए, होटलों के लिए और जो मुआवजा राशि हमने बांटना भी प्रारंभ कर दिया है। अपनी तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी इसमें 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। नहीं, ये बजट देखिए, जो हमारे युवा उद्यमी हैं और युवा स्टार्टअप के लोग हैं, जो इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये ज़माना है और इसका अधिकाधिक उपयोग हम राज्य के लिए कर पाएँ, हमारे नवयुवकों को, हमारे नौजवानों को
और इस नौ उद्यमियों को हम प्रोत्साहित कर पाएँ, इसलिए हमने विशेष रूप से इस बजट में यह भी प्रावधान किया गया है। रोजगार देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो सरकारी रोजगार है वो बहुत सीमित है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये तय किया है कि जो भर्ती की प्रक्रिया है, जो रिक्त पद हैं वो सभी सरकारी पद भरे जाएंगे, लेकिन इतने भर से काम चलने वाला नहीं है। जब तक कि हम सभी को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ नहीं पाएंगे तो रोजगार का जो काम है वो अधूरा रहेगा। इसलिए स्वरोजगार को, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, स्वयं सहायता समूह हो और ऐसे उद्यमी हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं सहायता करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। G20 देखिए ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि जो भारत की अनेकों बैठकें जिस होने वाली हैं, बड़े बड़े शहरों में होने वाली हैं, उसमें से पहले तो 3 बैठक हमको मिली है हमारे राज्य में। चूँकि जिस प्रकार से हमारा राज्य देश के एक मतलब मैं कहूँ कि बहुत बड़े राज्यों में हम नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको 3 बैठकें मिली हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन 3 बैठकों में से जो सबसे बड़ी बैठक, जो 5 बैठक भारतवर्ष के अंदर होने वाली है, जिसमें PSA लेवल की जो बैठक है, वो पहली बैठक हमारी 28 और 29 मार्च को रामनगर में होने वाली है। फिर दूसरी बैठकें मई और जून 2 महीनों में लगातार ऋषिकेश, नरेंद्र नगर इस क्षेत्र में आयोजित होने वाली है। निश्चित रूप से उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं, वो तैयारियां हमारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और 100 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें हमने प्रावधान किया है, जो एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें ठीक करनी है, जिस रास्ते से उनको आना है वहाँ पर साफ़ सफाई होनी है, सभी प्रकार की व्यवस्था होनी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इससे हमारे उत्तराखंड का संपूर्ण विश्व में नाम जाने वाला है, हमारी संस्कृति जाने वाली है, हमारी मातृशक्ति के द्वारा जो काम विशेष मतलब विशिष्टता लिए हुए जो काम है, महिला सशक्तिकरण के लिए किए हुए काम है, स्वयं सहायता समूह के द्वारा किए हुए काम है, हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर हैं उसको संपूर्ण विश्व के अंदर ले जाने का हमारे पास अवसर है और हम सब ले जाएंगे आप सबके सहयोग से। पिछले दिनों मैंने पूरे वर्ष भर की जो प्राप्तियां हैं, राजस्व की प्राप्ति है और खर्चे दोनों के संबंध में एक समीक्षा बैठक करी थी। उस समीक्षा बैठक में तय हो गया है कि इस बार अप्रैल माह में सबसे पहले इस साल का बजट पूरा हो जाए। इस साल के बजट के पूरा होते ही हम लोग बड़ी बैठक करेंगे कि कहाँ से हमको कितनी राजस्वों की प्राप्ति होने वाली है और कितना खर्चा होने वाला है। दोनों की एक साथ मॉनिटरिंग करेंगे और हर महीने का हमारा कैलेंडर होगा और उसके सूचकांक पर उसको अंकित किया जाएगा कि कितनी प्राप्तियां हमने कर ली हैं, कितने तक हमें जाना था, कहाँ लक्ष्य था। तो इस प्रकार की व्यवस्था इस बार बना रहे हैं। मुख्य सेवक के रूप में मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि पहली बार, वैसे तो मैं अनेकों बार इस विधान भवन के बनने के बाद अनेकों सत्रों में मैंने भाग लिया, लेकिन मुख्य सेवक के रूप में ये मेरा पहला सत्र था। और चूँकि ये मामला काफ़ी दिनों से 10% जो आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण, उसकी मांग रही है और ये राज्य बनाने में हमारे। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।